नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलोचना। हमने लोक का मानव स्वभाव, उसकी प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन कर लिया है। अब हम लोक का सामाजिक समझौता सिद्धांत और उसके द्वारा राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि लोक ने मनुष्य को स्वभाव से शांति प्रिय, परोपकारी, दयालु बताया है और प्राकृतिक जो अवस्था थी वो भी परस्पर सहयोग की अवस्था थी, जिसमें किसी का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। आपस में सभी जो व्यक्ति थे वो परस्पर सहयोग से रहते थे। लोक की जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें भी व्यक्तियों को 3 अधिकार मिले हुए थे: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। और प्राकृतिक नियम भी थे जो कि विवेक द्वारा सुलझाए जाते थे। उन नियमों की व्याख्या की जाती थी। लेकिन इसके पश्चात भी प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी, जैसे कि जो प्राकृतिक नियम हैं उनकी व्याख्या करने, उनको लागू करना और प्राकृतिक नियमों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की बात। ये सारी 3 ऐसी असुविधाएं थी जिसके कारण प्राकृतिक अवस्था में सामाजिक समझौते की बात कही गई। और सामाजिक समझौते के लिए प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले जो व्यक्ति थे वो तैयार हुए। अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लोक का सामाजिक समझौता कैसे हुआ और उसके द्वारा कैसे राज्य की उत्पत्ति हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक अवस्था की जो असुविधाएं थी उनको दूर करने के लिए लोक के मतानुसार मनुष्य ने एक समझौता किया। सब मनुष्य के समान होने के कारण यह समाज के सब मनुष्यों के साथ किया जाने वाला एक तरह से अनुबंधन था। अतः इसे सामाजिक अनुबंधन कहते हैं। तो हमने ये देखा कि लोक का जो प्राकृतिक अवस्था में जो प्रत्येक के साथ जो समझौता हुआ था उसका नाम लोक ने दिया सामाजिक अनुबंधन। इसमें सभी व्यक्तियों ने भाग लिया था। इसमें प्रत्येक व्यक्ति ने अपने केवल प्राकृतिक कानूनों को लागू करने तथा उसका उल्लंघन करने के लिए दंड देने का अधिकार सारे समाज को समर्पित कर दिया था। और बाकी के जो अधिकार थे प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्ति को मिले हुए थे वो उन्होंने अपने पास ही रखे। हमने ये अध्ययन किया था कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों के पास प्रमुख रूप से 3 अधिकार थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये तीनों जो अधिकार थे व्यक्ति ने सामाजिक समझौते के दौरान किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंपे बल्कि अपने पास ही रखे। और मुख्य जो अधिकार सौंपा था वो ये सौंपा था प्राकृतिक जो कानून थे उनका उल्लंघन करने वालों को दंड देने का जो अधिकार था वो इस समझौते के तहत सौंपा था। तो हमने ये देखा कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को जो अधिकार मिले थे वो व्यक्तियों ने अपने पास ही रखे। इस संविदा से सिविल समाज का उदय हुआ और यह प्रथम संविदा थी। जो सामाजिक समझौता हुआ था उससे सिविल समाज की उत्पत्ति हुई और यह पहला समझौता था। इसके उपरांत एक दूसरी गौण समझौता भी हुआ और इसके द्वारा शासन की स्थापना की गई। तो हमने ये देखा कि लोक का जो प्राकृतिक जो अवस्था थी उसमें जो समझौते हुए थे वो 2 थे। एक समझौते द्वारा सिविल समाज की उत्पत्ति हुई और दूसरे समझौते द्वारा सिविल शासन की स्थापना हुई। शासन की स्थापना एक साधन के रूप में की गई जिसमें राजनीतिक समाज के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों को कानूनी रूप देने के लिए तथा इन कानूनों को दंड व भय से क्रियान्वित करने के लिए शासन स्थापित किया गया था। समझौते का जो मुख्य कारण था वो यही था कि प्राकृतिक अवस्था में जो 3 संस्थाओं का अभाव था: कानूनों को क्रियान्वित करने वाली, उल्लंघन का दंड देने वाली और व्याख्या करने वाली जो संस्थाएं थी वो ही मुख्य उद्देश्य था इस सामाजिक समझौते का, जो कि शासन द्वारा ही संभव था। तो हमने ये देखा कि मनुष्य के जो प्राकृतिक जो अधिकार थे वो तो व्यक्ति के पास थे। लोक हैं उन्होंने समझौते की व्याख्या की तो इस प्रकार लिखा है कि लोक ने ये कहा कि इस समझौते के द्वारा सब मनुष्यों के साथ गठबंधन था। इसमें कोई भी व्यक्ति अलग नहीं था क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में सभी जो व्यक्ति थे वो समान थे। डॉक्टर जो आशीर्वादम हैं उन्होंने लोक के सामाजिक जो समझौता था उसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि लोक ने जिन 2 संविधाओं की चर्चा की है
उनमें से पहली संविदा द्वारा नागरिक समाज की और दूसरी द्वारा सरकार की स्थापना होती है। अर्थात पहला जो संविदा थी वो जनता के बीच हुई थी और दूसरी थी वो समूची जनता और शासक के बीच हुई। तो पहले समझौते द्वारा समाज के जो अधिकार व्यक्तियों ने सौंपे वे समाज द्वारा सरकार को प्रदान किए जाते हैं। सरकारी समझौते में चूंकि सरकार भी एक पक्ष होती है, अतः उसके ऊपर समाज द्वारा कुछ शर्तें लगा दी जाती हैं और जिनका पालन करना सरकार का उद्देश्य होता है। अगर पालन नहीं करती है तो वापस से प्राकृतिक अवस्था में लौट जाना होता है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि एक शर्त लगी थी समाज की सरकार के साथ कि उनका मुख्य जो उद्देश्य है वो समझौते का है वो है उनके अधिकारों की रक्षा करना। इस प्रकार से लोक ने सामाजिक समझौते के दौरान जो सरकार उत्पन्न हुई थी वो एक तरह से सीमित और उत्तरदायी सरकार थी। तो हमने ये देखा कि लोक के द्वारा जो प्राकृतिक अवस्था से जो सामाजिक समझौता हुआ उससे दो समझौते हुए, एक से नागरिक समाज की उत्पत्ति हुई और दूसरे से सरकार की। और सरकार का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना और एक उत्तरदायी सरकार की उससे नियुक्ति हुई। अब हम बात करते हैं सामाजिक समझौते की जो प्रमुख विशेषताएं थी उनकी। इस समझौते की जो प्रमुख विशेषताएं थी ये व्यक्तियों की सहमति पर आधारित था। कोई भी व्यक्ति इस नवीन समाज में सहमति के बिना नहीं आ सकता था। सहमति आवश्यक थी और वैध भी थी। और इसी सामाजिक समझौते से वैध सरकार का भी निर्माण होता है जो कि एक उत्तरदायी सरकार है, जो कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को जो प्राकृतिक अधिकार मिले थे उनकी सुरक्षा करना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरी जो विशेषता है वो है कि ये समझौता एक बार होने के बाद कभी भी रद्द नहीं हो सकता। अर्थात एक बार समझौता हो जाने के बाद इसको हम भंग नहीं कर सकते। लोक के अनुसार जिसने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया उसे उसी प्राकृतिक अवस्था में लौट जाने की कभी भी स्वतंत्रता नहीं होगी। तो एक तरह से ये देखा जाए कि प्राकृतिक अवस्था में जो समझौता हुआ था वो कभी भी रद्द नहीं हो सकता था और कोई भी व्यक्ति है वो प्राकृतिक अवस्था में लौट जाने को स्वतंत्र नहीं था। एक तरह से बाध्यकारी समझौता था ये। तीसरी जो विशेषता है इस समझौते से प्रत्येक पीढ़ी को ये मानना चाहिए था क्योंकि जन्म के समय कोई भी बालक किसी भी देश या सरकार के अधीन नहीं होता है। अतः ये मानता है कि इस राज्य के प्रत्येक नागरिक के बच्चे स्वतंत्र पैदा होते हैं और उन्हें पूरी स्वाधीनता होती है कि वो समझौते में शामिल हों या नहीं हों। अर्थात जो बालक पैदा ही नहीं हुआ उसका इस समझौते पर कोई अधिकार नहीं था कि वह उसको माने या ना माने। जो भी बच्चा जन्म लेगा वह अपनी इच्छा से इस समझौते का भागीदार सदस्य बन सकता है, वो इसकी इच्छा पर सौंपा गया था। और इसके अलावा ये भी कहा गया था कि उसे पूरी स्वाधीनता है कि वो उस राज्य में सम्मिलित हो या न हो और उसको सहमति प्रदान करे या न करे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उसे राज्य से बाहर जाने पर वे अपनी पैतृक संपत्ति और उत्तराधिकार से वंचित हो जाएंगे। अगली जो विशेषता है समझौते की वह है लोक के सामाजिक समझौते में व्यक्ति केवल अपने ही अधिकारों का परित्याग करते हैं, अपने सभी अधिकारों का नहीं करते हैं। जैसा कि जो 3 अधिकार जो मिले थे वो व्यक्ति अपने पास रख लेते हैं। प्राकृतिक कानून की व्याख्या करने, उसे कार्य रूप देने तथा उल्लंघनकारी को दंड देने के जो अधिकार थे वो ही सौंपे हैं। व्यक्तियों ने अपने जो व्यक्तिगत अधिकार हैं वो नहीं सौंपे हैं। अगली जो विशेषता है वो ये है इस समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत हो जाता है, न कि प्राकृतिक कानून का। प्राकृतिक जो अवस्था थी वो ख़त्म हो जाती है, न तो व्यक्ति के प्राकृतिक जो अधिकार हैं वो होते हैं और न ही प्राकृतिक कानून ख़त्म होते हैं। राज्य के अंतर्गत भी मानव प्राकृतिक कानून के अधीन भी उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार वह प्राकृतिक अवस्था में रहता था। तो हमने देखा कि प्राकृतिक कानून के बंधन हैं वो समाज में समाप्त नहीं होते हैं। अगली जो विशेषता है वो ये है कि ये समझौते राज्य के निर्माण का एक तरह से मार्ग प्रशस्त करता है और ये समझौता एक तरह से न्यास का ही एक चरण माना जा सकता है। और क्योंकि समाज के निर्माण के बाद सरकार का निर्माण होता है और सरकार है वो व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करती है। अर्थात नागरिक जो समाज है
उसकी स्थापना होती है और उसके द्वारा सरकार की, और सरकार है वो व्यक्ति के प्राकृतिक जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करेगी। जहाँ प्रथम समझौते व्यक्तियों में परस्पर होता है, वहीं दूसरा जो समझौता है वो नागरिक समुदाय और सरकार के बीच होता है। तो ये हैं लोक के सामाजिक समझौते की प्रमुख विशेषताएं। धन्यवाद।